नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 सोशल साइंस इतिहास चैप्टर 5 है ये, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आज हम इस चैप्टर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर शुरू करने से पहले तो आप ये जान लीजिए कि राज्य क्या होता है। एक राज्य एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है जिसपे राजाओं के द्वारा या किसी भी पदाधिकारियों के माध्यम से शासन किया जाता है। यहाँ पे दो इमेज हमने ऐड किया है, दोनों मैंने राजाओं के फोटो को लगाया, राजाओं के इमेज को लगाया है, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि राजा क्या होता है। तो आज के इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ राज्य और उसके ऊपर शासन करने वाले राजा और एक प्राचीन गणराज्य मतलब बहुत पुराने एक ऐसे राज्य के बारे में बात करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 6 सोशल साइंस इतिहास चैप्टर 5, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कुछ लोग शासक कैसे बने। कुछ लोग शासक कैसे बने का कहने का मतलब है कि आप सभी को पता है कि किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ही किसी न किसी राज्य या देश पे शासन किया जाता था। तो ये जो शासन करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे, इन्हीं को हम शासक या फिर राजा कहते थे। 3000 साल पहले, ये बात आज की नहीं है, 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुआ। राजा बनने की प्रक्रिया कहने का मतलब है कि आज से 3000 साल पहले लगभग लगभग ये जो राजा बनने का प्रक्रिया था, किंग बनने का प्रक्रिया था, शासक बनने का प्रक्रिया था, इसकी शुरुआत हुई थी। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। देखिए, हमने रामायण और महाभारत पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि जो श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके अलावा जो महाभारत की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे युधिष्ठिर के माध्यम से अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ है, ये होता क्या है? तो इसके माध्यम से देखिए, यहाँ पे एक इमेज को ऐड किया गया है जिसमें आपको एक श्वेत कलर का घोड़ा दिख रहा होगा। इन घोड़ों को बढ़िया से सजा के उनके ऊपर पताका लगा के, पताका कहने का मतलब होता है एक प्रकार का तिरंगा। तिरंगा तो नहीं कह सकते, झंडा कह सकते हैं, जो वहां के राजा के शासन का प्रतीक हुआ करता था, उसको उस घोड़े पे लगा के छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जहां तक दौड़ के सफर करता था, उस राजा का राज्य वहां तक माना जाता था। यदि किसी कारणवश से कोई दूसरा राजा उसके उस घोड़े को रोकता था या बंदी बनाता था, किसको? घोड़े को, तो फिर उन दोनों राजाओं के बीच में मध्य में युद्ध होता था और जो राजा जीतता था उसका हक वहां पे माना जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। ऐसे राजा जो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, उनको बहुत शक्तिशाली माना जाता था, बहुत पावरफुल माना जाता था। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन का राजा न होकर जनपदों के राजा माना जाने लगा। देखिए, अब क्या हुआ कि जब जब ये राजा यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, उसके बाद ये यज्ञ पूरा होने के बाद ये राजा जन के राजा न होकर जनपदों के राजा हुआ करते थे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये जनपद क्या होता है? जन तो हम समझते हैं, जन मतलब होता है जनता, पब्लिक, और उसका राजा शासक कहलाता था। लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ हो जाता था, तब ये पब्लिक के राजा नहीं, जनपदों के राजा हुआ करते थे। तो अब जनपद क्या होता है? तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम जनपद के बारे में जानते हैं कि जनपद क्या होता है। देखिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन में बसने की जगह होता है। जन, जहां पे जनता बसती है। अब जनता कहाँ बसता है? जमीन पे ही बसेगा, जंगलों में, गांव में। पहले लोग झोपड़ी वगैरह बना के रहते थे, हैट वगैरह बना के रहते थे। तो महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद, ध्यान से समझिएगा,
हमने अभी जन के राजा अर्थात यहाँ के शासक के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करने वाले हैं जनपदों के बारे में। तो जनपद क्या होता था? इस समय में लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में रहते थे। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये झोपड़ी का डायग्राम मैंने आपके समझने के लिए लगाया है। इसके अलावा जो लोग हुआ करते थे वो मवेशी, जानवर इत्यादियों को पालते थे, जानवर वगैरह को पाल के अपना जीवन चलाते थे। इसके अलावा चावल की खेती करते थे, गेहूं की खेती करते थे, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों इत्यादियों को वो अपने खेतों में उगाते थे। तो ये जनपद के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है महाजनपद क्या है? महाजनपद से आप क्या समझते हैं? 2500 साल पहले कुछ जनपद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। अभी हमने आपको ये बताया है कि अश्वमेध यज्ञ करने के बाद राजा जन के राजा ना होकर जनपद के राजा हुआ करते थे। इसके अलावा 2500 साल पहले की अगर हम बात करें तो जनपद जो था वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत ज्यादा अच्छा था, उसे जनपद न कहकर महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर जो महाजनपद थे उनकी एक राजधानी भी हुआ करती थी, याद रखिएगा। जैसे हमारे बिहार राज्य की राजधानी पटना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जैसे कि झारखंड की राजधानी रांची है। ऐसे उस समय जो महाजनपद हुआ करते थे, जो जनपद से भी श्रेष्ठ थे, महाजनपद, इनकी राजधानी हुआ करती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। अब एक नया शब्द फिर से उभर के आया कि किलाबंदी क्या है। तो देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये किलाबंदी है। किलाबंदी कहने का मतलब है एक ऐसा जगह जिसे चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों से घेरा जाता हो, उसे सुरक्षित किया जाता हो, किलाबंदी कहलाता है। अर्थात इनके चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी किया करते थे। उस समय के जो राजा थे वो अपने राजभवनों के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ा करते थे। इससे उनके शक्ति का प्रदर्शन हुआ करता था, उनके पावर का, उनके स्टेमिना का अंदाजा लगाया जाता था कि यह राजा कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मगध। अब हम मगध के बारे में जान लेते। देखिए, बिहार शब्द जब भी आप सुनते होंगे तो वहां पे मगध शब्द का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये डायग्राम जो मैंने इसमें आपके डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये है तो एआई जनरेटेड, लेकिन यह एक प्रकार के प्रवृत्ति को दिखाता है कि उस समय मगध कैसा हुआ करता था। आज से लगभग 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज से 3000 साल पहले यानी 600 ईसा पूर्व राजाओं की स्थिति में अलग अलग तरह के परिवर्तन को देखा गया। वैदिक युग के राजाओं की तुलना में इस युग के राजा अधिक शक्तिशाली हो गए। अगर हम बात वैदिक युग के राजा की करें, अगर हम वैदिक युग के राजा के साथ कंपेयर करें इस समय के राजा का, तो इस समय के जो राजा थे उनके अंदर कई सारे बदलाव आए। वो पहले की राजा से ज्यादा शक्तिशाली हो गए, ज्यादा पावरफुल हो गए। उनकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई, उनके जीने का तरीका पहले से कई गुना अलग अलग हो गया था। तो ये है मगध। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। वज्जी की राजधानी, ये भी वीवीआई पॉइंट रहेगा। वज्जी की राजधानी, इसकी राजधानी वैशाली थी। याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है वज्जी की राजधानी कहां थी तो आप बताएंगे वज्जी की राजधानी वैशाली थी और यह मगध के समीप ही था, मतलब मगध के पड़ोस में था, नजदीक में था। समीप कहने का मतलब है पास में होना। यहां शासन व्यवस्था गण संघ थी। इस गण संघ में कई शासक हुआ करते थे। एक छोटे छोटे ग्रुप को गण के रूप में बताया जाता है और इन छोटे छोटे ग्रुपों के शासक, राजा अलग अलग हुआ करते थे। कभी कभी लोग एक साथ भी शासन किया करते थे। एक ग्रुप, एक मंडली बनाकर एक बड़े से भूभाग के ऊपर शासन किया जाता था
और वो सभी राजा ही होते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब सब मिलके शासन कर रहे हैं तो कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, नहीं, सभी राजाओं का एक ग्रुप हुआ करता था, सभी राजाओं के माध्यम से ही शासन किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अश्वमेध यज्ञ। देखिए, शुरुआत में मैंने अश्वमेध यज्ञ के बारे में चर्चा किया था कि पहले के जो राजा हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वो ये अश्वमेध यज्ञ करवाया करते थे। अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद ये राजा जनपद के राजा हुआ करते थे, और जो श्रेष्ठ जनपद हुआ करता था, जो सबसे अति उत्तम जनपद हुआ करता था, उसे महाजनपद के नाम से जानते थे। तो राजा जो है वो अपने राजपाट को चलाने की विधि में भी कई प्रकार के बदलाव को देखा। जो व्यक्ति राजा बनना चाहता था, जिस व्यक्ति को शासक बनना होता था, उसे अपना प्रभुत्व, अपना शक्ति स्थापित करने के लिए, अपने पावर को दिखाने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान करना पड़ता था। अनुष्ठान को हम अश्वमेध यज्ञ के रूप में भी जान सकते हैं। ऐसा राजा अक्सर दूसरे राजाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करता था। अब देखिए, जब भी एक राजा को इच्छा होती थी कि उसे अपना साम्राज्य बड़ा करना है, तो वो अश्वमेध यज्ञ करता था, अपने घोड़े को सजा के उस पे अपना पहचान छोड़ देता था। वो घोड़ा जहां तक दौड़ता जाएगा, वो पूरा एरिया इस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा का होगा। यदि कोई राजा बीच में उसे रोकता है, उस घोड़े को पकड़ता है, इसका मतलब ऐसा होता था कि उन दोनों राजाओं के बीच में युद्ध होगा। जो जीतेगा वो प्रमुख शासक के रूप में काम करेगा। तो हमने महाभारत रामायण में भी बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ के बारे में देखा है, पढ़ा है और सुना भी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कर। कर को आप टैक्स भी कह सकते हैं। देखिए, टैक्स को ही हम हिंदी में कर कहते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। मैंने अभी आपको बताया कि जो बड़े राजा हुआ करते थे, वो बड़े बड़े किलों का निर्माण करते थे, उनके पास बड़ी सेनाएं हुआ करती थी। इसीलिए अब नियमित रूप से कर वसूलने का भी समय आ गया था। ये अब आम जनता से, अपने प्रजा से टैक्स वसूला करते थे। अधिकांश लोग कृषक ही थे, मतलब ज्यादातर लोग खेतीहर थे, खेती करते थे। फसल के उपज का 1/6 हिस्सा वो कर के रूप में देते थे। मान लीजिए कि इतना फसल हुआ आपको, तो इसको 6 भाग में बांट दिया और एक हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में राजा को दिया जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। जितने भी कारीगर हुआ करते थे, उन्हें भी टैक्स देना होता था। श्रमिकों को राजा के लिए हर महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। ध्यान से समझिएगा, जितने भी मजदूर लेवल के लोग थे, जितने भी श्रमिक थे, जितने भी लोग पल्लेदारी वगैरह करने वाले थे, उन सभी को राजा के लिए 1 दिन काम करना होता था। ऐसा टैक्स के रूप में उनसे वसूल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया था। इसे भी आपको बड़े ध्यान से समझना है कि वर्ण व्यवस्था क्या था, क्योंकि यहां से जो आपका वर्ण व्यवस्था शुरू होगा वो आपके कॉलेज तक चलेगा। मतलब एक ऐसा टॉपिक वर्ण के बारे में जो आपको हमेशा पढ़ना ही पढ़ना है। तो आइए जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, समाज में 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया है। पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। तो यहाँ पे मैंने इमेज लगा रखा है। पहले नंबर में आपको मैंने ब्राह्मणों को दिखाया, दूसरे में मैंने आपको क्षत्रिय अर्थात राजपूतों को दिखाया, तीसरे में हमने वैश्य और बनिया को रखा है और चौथे में हमने शूद्र को रखा है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या है, क्योंकि ये आपकी शुरुआत है। क्लास 6 के बच्चों को यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे समाज में 4 वर्णों को पहले लाया कौन, इन वर्णों को बनाने वाले कौन थे, और इन वर्णों में जो ये 4 लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या काम करते थे, इनका कार्य क्या था।
ये कैसे जीते थे। तो आगे की स्लाइड में मैं आप सभी को इन सभी वर्णों के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। आइए जानते हैं सबसे पहले ब्राह्मण के बारे में, क्योंकि नंबर 1 पे है ब्राह्मण। ब्राह्मण को वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। ध्यान से समझिए कि जो ब्राह्मण लोग हैं उन्हें वर्ण की व्यवस्था में, वर्ण के अंदर सबसे ऊपरी स्थान प्राप्त है। ब्राह्मणों का काम वेदों को पढ़ना और पढ़ाना होता था, लोगों को शिक्षित करना, पूजा पाठ करवाना, अच्छे संस्कार करवाना, उपनयन संस्कार करवाना, ये जितने भी कार्यक्रम थे ये सभी ब्राह्मणों के हुआ करते थे। उन्हें तरह तरह के अनुष्ठान संपन्न कराने होते थे, अर्थात यज्ञ करवाने होते थे। इन अनुष्ठानों को करवाने के बदले में उन्हें राजाओं के माध्यम से, क्षत्रियों के माध्यम से, जमींदार के माध्यम से, वैश्य एवं बनियों के माध्यम से उपहार प्राप्त होता था। उन्हें उपहार मतलब सोने, चांदी, जमीन या पैसे, ऐसी चीजें उनको दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है क्षत्रिय। अब हम क्षत्रियों के बारे में जानते हैं। ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये क्षत्रियों का उस समय का पोशाक हुआ करता था। हालांकि ये चीजें आपको समझाने के लिए ये कार्टून जैसा बनाया गया है, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने इस फोटो को लगाया है कि इस वर्ण का स्थान दूसरे नंबर पे आता था। पहले नंबर पे कौन आते थे? ब्राह्मण, और दूसरे पे क्षत्रिय। इस वर्ण में शासक वर्ग के लोग आते थे जो शासन करते थे, जो राजा हुआ करते थे। क्षत्रिय का काम था युद्ध लड़ना, लड़ाइयां करना और लोगों की सुरक्षा करना। क्षत्रिय भी अनुष्ठान कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे, पूजा पाठ कर सकते थे, जैसे कि ब्राह्मण किया करते थे। तो क्षत्रिय जो है ये नंबर 2 पे आ रहा है, इसे भी आप ध्यान से याद रखिएगा। अब हम तीसरे नंबर पर वैश्य की बात कर लेते हैं। वैश्य क्या था? क्योंकि 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम तीसरे नंबर वैश्य की बात कर लेते हैं। इस वर्ण का स्थान तीसरे नंबर पर आता था। किसान, चरवाहे, व्यापारी इसी वर्ण के सदस्य हुआ करते थे। चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मवेशी पालने वाला हो, ये सभी वैश्य के कैटेगरी में आते थे। वैश्य को भी अनुष्ठान करने का अधिकार था, ये भी यज्ञ कर सकता था, पूजा पाठ कर सकता था। यहाँ पे एक नया शब्द है गण। गण को समझ लीजिए। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। मतलब कई सारे वैश्य लोगों का जो समूह हुआ करता था, उन समूह के लिए गण शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, और इस वर्ण के सबसे लास्ट पॉइंट को हम शूद्र कहते हैं। अब शूद्र क्या होता है? यह वर्ण सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। मतलब सबसे समाज में जो निचली कोटि के लोग थे वो शूद्र हुआ करते थे। शूद्रों का काम मतलब अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। ये शूद्र लोग जो थे वो ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना ही शूद्र का काम था। महिलाओं को भी शूद्र माना जाता था। शूद्रों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी, ये पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, वो ऐसे अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं हो सकते थे। किसी भी व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से तय होता है। आप किस परिवार में जन्म लेते हो यही आपके वर्ण को तय करता है। अगर आप निचले छोटी जाति में जन्म लेते हो तो आपको शूद्र कहा जाएगा। आप यदि व्यापारी के घर परिवार में पैदा लेते हो तो आपको वैश्य बनिया कहा जाएगा। यदि आप राजपूतों के घर में पैदा होते हो तो आपको क्षत्रिय कहा जाएगा। यदि आप पंडितों के घर में होते हो पैदा तो आपको ब्राह्मण कहा जाएगा। तो इस प्रकार से 4 भागों में वर्णों को बांटा गया है। देखिए वर्ण क्या होता है, तो पुरोहितों ने, पुरोहित मतलब ब्राह्मण, पंडितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया पूरी विश्व में। विश्व में आप क्या, विश्व में तो नहीं कह सकते हो, हम अपने भारत की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये चीजें जो हैं ऊंची नीची, छुआछूत, वर्ण, ये सब हमारे भारत में ही होता है, बाहर के देशों में बहुत कम होता है। तो पुरोहितों ने, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने सभी लोगों को कितने भागों में विभाजित किया? 4। और इन्हीं 4 भागों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिसमें पहले नंबर पे यहाँ पे आपको ब्राह्मण दिखाई दे रहे होंगे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्षत्रिय दिखाई देंगे, तीसरे नंबर पे ये व्यापारी दिखाई देंगे और चौथे नंबर पर ये शूद्र आपको दिखाई देगा।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है किलेबंदी से आप क्या समझते हैं। किलेबंदी का मतलब यह होता है कि कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। अब देखिए, कई राजधानी, मैंने आपको बताया था कि जो बड़े बड़े महाजनपद हुआ करते थे उनके अंदर किलों के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों को घेरा जाता था, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। यही हमारा किलेबंदी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सेना। अब सेना क्या है? सेना या सैन्य दल किसी देश या उसके नागरिकों या फिर किसी शासन व्यवस्था और उससे संबंधित लोगों के हितों एवं उनके ध्येयों को बढ़ाने और उनकी रक्षा के लिए घातक बल प्रयोग करने की क्षमता रखने वाला सशस्त्र संगठन होता है। अब सशस्त्र संगठन का मतलब क्या होता है और सेना का क्या मतलब होता है? जब भी आम नागरिकों के जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई होगी तो उसका शासक अपने सैनिकों के माध्यम से अपने दुश्मन सैनिकों के ऊपर हमला करेगा, युद्ध करेगा, लड़ाइयां करेगा और अपने प्रजा की रक्षा करेगा। तो ये काम करने के लिए महाजनपदों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं हुआ करती थी और ये सेना अक्सर अपने दुश्मनों से लड़ाइयां करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पौधारोपण। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपना शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। देखिए, डायरेक्टली हम सभी को पता है कि हमारे खेतों में धान के पौधे नहीं लगाए जाते। पहले धान का बिचड़ा तैयार किया जाता है, उसे एक छोटे से स्थान पर धान के दाने को तैयार किया जाता है। उसका जब छोटा छोटा पौधा शुरू हो जाता है तो उसको उखाड़ के और खेतों में जाकर टोभना शुरू करते हैं या फिर रोपना शुरू करते हैं। तो पौधा रोपण की शुरुआत यहीं से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ। कृषि अर्थात खेती में परिवर्तन कैसे हुआ। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। मतलब पहले के समय में जो हल से खेती किया जाता था, हल से खेतों को जोता जाता था, तो पहले वो लकड़ी के हुआ करते थे, पत्थर के हुआ करते थे, लेकिन अब वो लोहे के होने लगे, जिससे अब कठोर से कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, पहले से ज्यादा फसल उगने लगे। लोगों ने धान के पौधों को रोपना शुरू किया, जिससे अब पहले की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे और धान की खेती अधिक से अधिक होती थी। इसी कारण से पैदावार भी अब पहले से ज्यादा होना शुरू हो चुका था। इस तरह से आपने देखा क्लास 6 सोशल साइंस इतिहास चैप्टर 5, जिसका नाम था राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, यहाँ पे समाप्त हो गया। ये पूरा चैप्टर क्लास 6 के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये क्लास 7 और 8 और 9 के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो क्लास 7, 8, 9 और कुछ टॉपिक हिस्ट्री के 10th में भी आपको पढ़ने हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।